Hello everyone, welcome to my channel Twinkle Teaches, and here is your friend Twinkle. So I hope you all are doing good with your studies. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विजन आईएएस का पीटी 365 जो कि पॉलिटी सेक्शन का है और इसमें मई 2020 से जनवरी 2021 के पॉलिटी से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आए हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स को फर्दर सेग्रीगेट किया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर से रिलेटेड, देन जुडिशरी से रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड, इस तरीके से बिल्कुल अलग अलग दिया हुआ है पॉइंट्स। तो हम इसमें से आज जो पहला पॉइंट है इश्यूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन वो डिस्कस करेंगे, जिसमें से बेसिक स्ट्रक्चर, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर, सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट एंड अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़। तो ये सारे टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और लोकल गवर्नमेंट डिस्कस करेंगे। तो इश्यूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर। So we will see how the basic structure was evolved and why it is in news. So why news? Recently, Keshwananda Bharati of landmark Keshwananda Bharati, Shri Padvagalvaru and others versus state of Kerala case passed away. So जो केशवानंद भारती जी थे, रिसेंटली उनकी डेथ हो गई है और इसी की वजह से ये केशवानंद भारती केस वापस से न्यूज़ में आया और जिसकी वजह से बेसिक स्ट्रक्चर न्यूज़ में है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर देने वाला जो केस था ना, केशवानंद भारती केस, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए। सबसे लॉन्गेस्ट प्रोसीडिंग चली थी इस केस की 68 डेज तक। तो क्या हुआ था ना कि जब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ तो उस टाइम पे सारे ही स्टेट्स जो थे वो अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए डिफरेंट स्कीम्स लेकर आ रहे थे। तो उसी के तरीके से केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1963 भी आया हुआ था और ये जो था ना, ये प्रॉपर्टी राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाता था एक तरीके से। तो इसी के चलते एडनीर मठ, केरला में है ये, एडनीर मठ के ऊपर ये लैंड रिफॉर्म्स लगा और उसके बाद इसके जो हेड थे एडनीर मठ के केशवानंद भारती जी, इन्होंने फिर पिटिशन फाइल की थी मार्च 1970 में इसके अगेंस्ट। उनका कहना था कि उनके जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, फंडामेंटल राइट, वो जो है वॉयलेट हो रहा है, क्योंकि उस टाइम पर ये जो आपका फंडामेंटल राइट में इंक्लूडेड था राइट टू प्रॉपर्टी। तो इसको देखते हुए उन्होंने पिटिशन फाइल की थी। केशवानंद भारती केस। इन केशवानंद भारती केस जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट आउटलाइन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो यही वो केस था, बेसिक स्ट्रक्चर जहाँ से निकल कर आया। तो उनकी जो पिटिशन थी केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1963 के अगेंस्ट, उनका कहना था कि वो फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 25, 26 और 31 में इंक्लूडेड हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, वो सारे राइट्स उनके वॉयलेट हो रहे हैं, जिसके बेसिस पे वो अपनी पिटिशन फाइल कर रहे हैं। तो बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। जैसा कि मैंने बताया कि लॉन्गेस्ट प्रोसीडिंग चली थी 68 डेज तक की। 100 से ज़्यादा केसेस को साइड में रख करके ये इस केस को डील किया गया था। और उसके बाद आप देखिए कि 70+ कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर किया गया इस केस को डील करने के लिए। साथ ही साथ 703 पेजेस का जजमेंट दिया गया था इस केस में। और अगर आप देखें कि अब तक की सबसे बड़ी बेंच बनाई गई थी, 13 जजेस की बेंच बनाई गई थी इस केस को डील करने के लिए। और साथ ही साथ अगर जजमेंट के रेशियो की बात करें तो 7:6 के रेशियो में फिर यहाँ पर जजमेंट सुनाया गया था। 13 जजेस की बेंच थी और 7:6 रेशियो में ये जजमेंट सुनाया गया था। एंड एज हियरिंग प्रोसीड द स्कोप द केस वाज एक्सपैंडेड टू एड्रेस द फॉलोइंग। तो ये जो एक केस था केशवानंद भारती केस, इस केस को देखते हुए इसके जो इंटरप्रिटेशंस थे, फिर वो उस इंटरप्रिटेशन को बाकी सारे केसेस में भी यूज़ किया गया, जैसे कि गोलकनाथ केस और उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ द आर्टिकल 368 पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, द वैलिडिटी ऑफ द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सेक्शन 2 and 3,
of the 25th Constitutional Amendment Act and 29th Constitutional Amendment Act। तो ये 24th Amendment Act में क्या था ना कि पार्लियामेंट की जो अमेंडिंग पावर है वो कहाँ तक एक्सटेंड कर रही है। तो 24th Amendment Act में कहा गया था कि जो पार्लियामेंट है वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स को अमेंड कर सकती है। 25th कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि ये जो एक्विजिशन, लैंड एक्विजिशन हो रहा है वो कैसे चलेगा और उसके लिए कैसे कंपनसेशन देना है वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट। और 29th कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आया था इसको 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। तो 9th शेड्यूल में डालने का मतलब ये हुआ कि इसको जुडिशियल रिव्यू से हटा लिया गया। जुडिशियल रिव्यू इन द सेंस दैट अगर आपने कोई किसी एक्ट को या किसी कोई नया लेजिस्लेटिव प्रोसीजर आया है उसको अगर आपने 9th शेड्यूल में डाल दिया है तो फिर वो जुडिशियल रिव्यू से हट जाएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना कोई वर्डिक्ट नहीं दे सकती, सुप्रीम कोर्ट के परव्यू से वो हट जाएगा। तो अगर जिस भी चीज़ों से लगता था कि हाँ, अब वैसे ही लैंड रिफॉर्म्स भी थे जो बहुत ज़्यादा रिपरकशंस आ रहे थे गवर्नमेंटल प्रोसीडिंग्स में, जिसकी वजह से उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। लैंड रिफॉर्म्स की वजह से बार बार सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में क्लैश देखने को मिलता था, जिसकी वजह से उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। तो इन सब चीज़ों की वजह से एट द एंड जब जजमेंट आया था केशवानंद भारती केस का, तो उसमें ये कहा गया कि पार्लियामेंट सारे ही चीज़ों को डिस्कस कर सकती है, अमेंड कर सकती है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर होगा उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी। मतलब इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट को अधिकार दिया गया कि वो इन्हें भी अमेंड कर सकती है, लेकिन बस वो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको अमेंड नहीं कर सकती। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं एक बार देख लेते हैं। तो सम principles that are presently part of the basic structure are stated below. Sovereignty of India, essential features of the individual freedoms secured to the citizens, mandate to build a welfare state, welfare state बनाना ज़रूरी है। Supremacy of the constitution रहेगा, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही रहेगा, सेक्युलर एंड फेडरल कैरेक्टर रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन का, और लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में जो पावर ऑफ सेपरेशन है वो बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इसको भी बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया। हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर लाए गए। तो ये पावर्स ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल्स 226 एंड 227, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, 136, 141 एंड 142, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी और रिट इशू करने की जो पावर्स हैं उनको भी इंक्लूड किया गया। साथ ही साथ हाई कोर्ट्स में भी सेम उनके रिट इशू करने की पावर को और एडवाइजरी पावर्स को बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर में लाए गए। अब देखिए, ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर की। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जैसे जैसे जो भी केस आगे आते जाएंगे तो वहाँ से अगर कोई पॉइंट्स निकल कर आता है तो वो भी बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड किया जा सकता है। ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है कि इसके अलावा और कुछ बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करता। हो सकता है कि वो अभी सामने ना हो, हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर हो। तो जैसे अगर कोई जैसे जैसे आगे केसेस आते जाते उनकी प्रोसीडिंग से कुछ ऐसी चीज़ निकल कर आती है जिससे बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो उस चीज़ को इस लिस्ट में इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर। अब आगे देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो अब यहाँ पर ये बेसिक स्ट्रक्चर कैसे आया सामने हमारे, जैसे कि हमने देखा कि केशवानंद भारती से निकल कर आया उनके जजमेंट से। तो ये कोई पहला केस नहीं था, लैंड एक्विजिशन और इन सारी चीज़ों को लेकर के पहले भी काफ़ी सारे केसेस होते रहे। यहाँ पर 1961 और 1965 में दो केसेस आए, शंकरी प्रसाद केस एंड सज्जन सिंह केस। तो इसमें कहा गया कि अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट जो है किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के। सिमिलरली 1967 में गोलकनाथ केस निकल कर आया जिसमें कहा गया कि आर्टिकल 368 डिड नॉट कन्फर अमेंडिंग पावर टू पार्लियामेंट
एंड फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। यहाँ पर पार्लियामेंट पर एक रेस्ट्रिक्शन लगाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और कहा गया कि गोलकनाथ केस में कहा गया कि आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते। फिर आया 1971 में ये हमारा केस जिसमें ये बोला गया कि constitutional amendment is not law under Article 13, so Parliament can amend 24th Constitutional Amendment Act के थ्रू ये कहा गया। तो 1971 का जो केस था उसमें उन्होंने ये कहा कि उस टाइम पे दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आए थे, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 24th अमेंडमेंट एक्ट में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये कहा गया कि ये जो आर्टिकल 13 है इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आता, इसकी वजह से पार्लियामेंट उसको अमेंड कर सकती है। आर्टिकल 13 में क्या था कि वो लॉज जो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करेंगे वो वॉइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो कोई लॉ नहीं है, इसके लिए हम उसको अमेंड कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पे, जिसके सेक्शन 2 में ये कहा गया कि curtailed right to property with due compensation। तो 25th अमेंडमेंट एक्ट जो था उसमें सेक्शन 2 है जिसमें ये कहा गया कि ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, इसको कर्टेल कर दिया जाएगा और ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि कंपनसेशन कैसा देना है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं होगा। सेक्शन 3 में ये कहा गया कि प्रीसिडेंस ऑफ डीपीएसपी इज ओवर फंडामेंटल राइट्स ही होगा। मतलब जैसे कि हमारे स्टेट्स को कहा गया कि वो वेलफेयर स्टेट बनाएं और ये सारी चीज़ें, तो इसके लिए उन्हें जो भी करना पड़े तो वो फंडामेंटल राइट्स से ऊपर रखे गए। टूक अवे द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू फॉर 39B एंड 39C। जैसा कि मैंने बताया कि इसके थ्रू जब उसे लैंड रिफॉर्म्स को डाल दिया गया था तो जुडिशियल रिव्यू की चीज़ हटा दी गई। उसके बाद आते हैं 1972 पर, जब 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया और इसने जो सेकेंड लैंड रिफॉर्म्स है उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया। 9th शेड्यूल में डालने का मतलब जैसा कि हमने डिस्कस किया कि उस पर कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। फिर उसके बाद जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना, वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक नहीं कर सकता। जुडिशियल रिव्यू करने का क्या मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वैलिड है या नहीं। जैसा कि अमेरिका में है कि वहाँ पर वो कुछ एडवाइस कर सकते हैं, उस पर अपने एडवाइस दे सकते हैं, अपने ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू का मतलब सिर्फ इतना सा है कि सुप्रीम कोर्ट उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो चीज़ वैलिड है या नहीं, इन्फोर्स करनी चाहिए या नहीं, ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट देखता है जुडिशियल रिव्यू के अंदर। और उसके बाद 1973 में आया हमारा ये लैंडमार्क केस, केशवानंद भारती केस, जिसके थ्रू बेसिक स्ट्रक्चर निकल कर आया। सो केशवानंद भारती केस में जो जजमेंट निकल कर आया उसका ही जो जजमेंट है वो अभी तक चल रहा है, दैट इज करंट। एंड जो लाइन ऑफ thought maintained and strengthened in the subsequent judgments like Minerva Mills case, SR Bomai case and IR कोयलो केस, ये सारे केसेस में ये जो जजमेंट्स हैं इनका जो भी एक्सप्लेनेशन निकल कर आया उनको इस पर भी अप्लाई किया गया। सो दिस इज अबाउट Keshwananda Bharati case. Now we will see outcomes of Keshwananda Bharati case. Upheld the validity of the 24th Amendment Act. See, Supreme Court held that Parliament had the power to amend any or all provisions of the Constitution, including the fundamental rights, with a condition that amendments should not alter, damage or destroy the essential feature of the fundamental principles of the कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्लियामेंट किसी भी चीज़ को अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स, लेकिन जो हमारा बेसिक फीचर है दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन को, ना तो उनको ऑल्टर कर सकता है ना ही डैमेज या डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो दिस केम टू बी नोन एज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। करेक्टेड जजमेंट्स ऑफ द गोलकनाथ केस, जैसे कि गोलकनाथ केस में कहा गया था कि फंडामेंटल राइट्स को वो
अमेंड कर सकते हैं। तो फिर गोला उसके बाद ये केशवानंद जजमेंट के बाद कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 368 कंटेन बोथ द पावर एंड द प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट अमेंडिंग पावर्स एंड लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट वर different. Next, other judgments, Supreme Court upheld that the 25th and 29th amendments, except the parts that curtailed its power of judicial review, also asserted that preamble is a part of the Constitution. Now, this is important, that preamble is a part of Constitution. This is the outcome of the judgment of Keshwananda Bharati case. You have to remember it. And this is amendable. So this is amended once, and the three words we know that were added through this amendment. So this is all about first article, that is basic structure. So what we had seen till now, ये न्यूज़ में क्यों है, केशवानंद भारती केस क्यों सामने आया, कौन कौन से वो बेसिस थे जिसके बेसिस पर उन्होंने अपनी पिटिशन फाइल की थी, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। साथ ही साथ जुडिशल रिव्यू के ये जो बेसिक स्ट्रक्चर के जो पॉइंट्स हैं ये आपको याद रखने हैं। एज इट इज़ आप इनको रट तो नहीं सकते, अगर हाँ कुछ चीज़ें आपके माइंड में रह सकती हैं, सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, ऐसी चीज़ें। और उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि इसके इंटरप्रिटेशंस को कहाँ कहाँ पर यूज़ किया गया है, ये आप याद रख सकते हैं, बिकॉज इसके जो आउटकम्स निकल के आए हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं। 25th, 24th एंड 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत बार पूछा भी गया है, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। उसके बाद ये टेबल अगर आपके माइंड में बन गई तो फिर आपको बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो आप इसको एक स्टोरी की तरह देख सकते हैं। आई गेस ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा। सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। Why news? Donald Trump becomes first US president to be impeached twice. 2 बार उन पर महाभियोग लगाया गया। हालांकि वो इससे बच के बाहर निकल आए दोनों ही बार। तो अब हम यहाँ पर कंपैरिजन के फॉर्म में देखेंगे कि इंडिया में जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है प्रेसिडेंट का, और जो यूएसए में प्रोसेस है इम्पीचमेंट का, वो क्या है। साथ में यहाँ पे इन्होंने बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन दिया है कि किस बेसिस पर वो दोनों में फ़र्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि ग्राउंड क्या है, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 61। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 61 है ना, उसके बेसिस पे ही अगर वो हमारे जो प्रेसिडेंट है अगर वो इसका वॉयलेशन कर रहे हैं तो उन पर इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट किया जा सकता है। तो आर्टिकल 61 में है क्या, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है। और अगर कोई प्रेसिडेंट हमारे जो हैं वो अगर इसका वॉयलेशन करते हैं तो फिर उन पर इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट किया जा सकता है। और यूएसए में क्या है कि अगर वो ट्रीजन करते हैं, बाइबरी करते हैं और अदर कोई हाई क्राइम करते हैं तो उनके ऊपर इम्पीचमेंट प्रोसेस चल सकता है। हु कैन इनिशिएट, अब अगर लगाना है तो कौन स्टार्ट करेगा। देखिए यहाँ पर देखने वाली बात है, क्योंकि हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हैं तो हमारा जो ये प्रोसेस भी होता है ना वो इनडायरेक्ट ही होता है। डायरेक्ट हमारे यहाँ के लोग नहीं बोल सकते कि जो सारे सिटीजन्स हैं वो ये नहीं कह सकते कि इनको हटाना है तो इनके ऊपर इम्पीचमेंट प्रोसेस चलाओ। ये जो हमने जिन्हें इलेक्ट किया है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो ये प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, राइट। और यूएसए में क्या है कि ओनली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो ही स्टार्ट कर सकते हैं इस इम्पीचमेंट प्रोसेस को। नेक्स्ट क्या है, स्टेज 1, इसका प्रोसेस क्या होगा, इसके कुछ स्टेजेस दिए गए हैं, राइट। हमने देखा कि यहाँ पर इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में स्टार्ट हो सकता है और यहाँ पे सिर्फ लोअर हाउस स्टार्ट कर सकता है। तो सबसे पहले इंडिया में जो प्रोसेस है वो देखते हैं। 1/4 मेंबर्स टू साइन द चार्जेस, जो भी चार्जेस उन पर लगाए गए हैं वो जिस भी हाउस में प्रोसीड किया, मान लीजिए लोकसभा में ये स्टार्ट हुआ है तो लोकसभा के मेंबर्स के 1/4 मेंबर्स जो है ना वो साइन करके दे कि हाँ ये जो चार्जेस हैं हम इन पर साइन कर रहे हैं कि ये चार्जेस जो है वो सही हैं। या तो अगर राज्यसभा में इनिशिएट हुआ है ये प्रोसेस तो फिर वहाँ पर 1/4 मेंबर्स को साइन करके देना है कि जो चार्जेस हैं इन्हें हम सही मानते हैं।
उसके बाद 14 डेज का एक नोटिस दिया जाएगा प्रेसिडेंट को, और उस पे अगर जैसे अगर वो कुछ सफाई देना चाहते हैं तो वो पहले से उसे तैयार रख सकते हैं। उसके बाद 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, मतलब 2/3 मेजॉरिटी मिलनी चाहिए जिस भी हाउस में ये प्रोसेस इनिशिएट हुआ हो, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा। तो उस हाउस की 2/3 मेजॉरिटी टोटल मेंबरशिप जो है वो पास कर दे, तो फिर ये इम्पीचमेंट प्रोसेस का स्टेज 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि अब ये एक हाउस से तो पास हो गया, अब ये नेक्स्ट हाउस में गया। मान लीजिए ये लोकसभा में इनिशिएट हुआ था, तो अब ये राज्यसभा में आया। सेकेंड हाउस एक्ट्स एज द इन्वेस्टिगेटिंग हाउस, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का काम स्टार्ट होता है, और अगर ये इन्वेस्टिगेशन सही पाया जाता है और पास्ड विद द सेम मेजॉरिटी, तो यानी कि 2/3 मेजॉरिटी से यहाँ पर भी पास हो जाता है, तो फिर इम्पीचमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होता है। तो ये है प्रोसेस, सिंपल है, इसे आप याद रख सकते हैं। अगर किसी भी हाउस में इनिशिएट हो सकता है यहाँ पर, तो 1/4 मेंबर जो है पहले उन चार्जेस को साइन करेंगे, फिर 14 डेज का एक नोटिस जाएगा प्रेसिडेंट के पास, 2/3 मेंबर की मेजॉरिटी मिल जाएगी, तो ये उस हाउस से पास हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हाउस में जाएगा, मान लीजिए राज्यसभा में गया, तो वो सेकेंड हाउस जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग हाउस की तरह ट्रीट होगा, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशंस होंगे, इन्वेस्टिगेटरी कमेटी भी बन सकती है, या ये जो प्रोसीजर है आप जानते हैं। पास हो जाए अगर सेम मेजॉरिटी के साथ, दैट इज 2/3 मेजॉरिटी के साथ, अगर यहाँ भी पास हो जाता है, तो ये प्रोसेस जो है इम्पीचमेंट का वो कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो सेम प्रोसेस है वो यूएसए में कैसा है इम्पीचमेंट के लिए। पास्ड विद सिंपल मेजॉरिटी टू स्टार्ट अ ट्रायल, अगर यहाँ पर ये सिंपल मेजॉरिटी से भी पास हो जाता है ना, तो फिर यहाँ पर ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या है कि 1/4 मेंबर जो है वो साइन करके दें, फिर प्रेसिडेंट के पास नोटिस जाए, उसके बाद 2/3 के मेजॉरिटी से वो पास हो। और यहाँ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में क्या है कि वहाँ पर सीधे सिंपल मेजॉरिटी के साथ ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड स्टेज क्या है कि सीनेट, जो कि अपर हाउस है, एक्ट्स लाइक अ कोर्ट, मतलब एक कोर्ट की तरह वो काम करेगा, अपने जजमेंट्स देगा, पास्ड विद द 2/3 ऑफ द सीनेट वोट्स। अब यहाँ पर तो सिंपल मेजॉरिटी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर जो है 2/3 सीनेट वोट्स चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टेज 1 पार करने के बाद भी यहाँ पर कोलैप्स हो जाएगा, अगर सीनेट में 2/3 वोट नहीं मिलते हैं तो आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पर प्रोसेस ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रोसेस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। हमने क्या देखा कि ग्राउंड्स क्या थे कि यहाँ पर आर्टिकल 61 का वॉयलेशन जो भी लिखा हुआ है वो होना चाहिए, या यहाँ पर ट्रीजन, ब्राइबरी और एनी अदर हाई क्राइम्स। यहाँ पर कोई भी हाउस इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ पर लोअर हाउस ही इनिशिएट कर सकता है। स्टेज 1 यहाँ का आपने देख लिया कि यहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, यहाँ पर सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। और यहाँ पर सेकेंड हाउस इन्वेस्टिगेटिंग की तरह काम करेगा, एजेंसी की तरह काम करेगा, और 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। और यहाँ पर भी सीनेट जो है वो एक्ट एक कोर्ट की तरह एक्ट करेगा, और 2/3 वोट चाहिए सीनेट के। सो आई होप आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या है। दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड टॉपिक, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। काफ़ी न्यूज़ में है ये, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो लेट अस सी द नेक्स्ट, पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर। हमें पता है कि हमारे प्रेसिडेंट के पास काफ़ी सारी पार्डनिंग पावर्स हैं, और ये पार्डनिंग पावर्स का वो समय समय पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि सेंट्रल लेवल पर प्रेसिडेंट को पावर है, वैसे ही स्टेट लेवल पर गवर्नर के पास भी काफ़ी पार्डनिंग पावर्स होती हैं। उन्हीं को यहाँ पर कंपेयर किया गया है। तो आइए देखते हैं कि इस आर्टिकल में न्यूज़ में क्यों है। तो सेंटेंस है एजी पेरारीवलन के केस में रमेशन का, जो कि कन्विक्ट है राजीव गांधी असैसिनेशन केस। ये जो केस है ये पेंडिंग है तमिलनाडु गवर्नर के पास 2 साल से, इनके सेंटेंस के रेमिशन के लिए। तो इसी की वजह से गवर्नर की जो पार्डनिंग पावर है वो फिलहाल के लिए न्यूज़ में है। तो यहाँ पे एक कंपैरिजन के फॉर्म में दिया हुआ है कि आप कंपेयर करते हुए देखिए कि
कौन सी पावर है जो प्रेसिडेंट के पास तो है लेकिन गवर्नर के पास नहीं है। कंपैरिजन फॉर्म में चीज़ें देखने से वो हमारे माइंड में ज़्यादा टाइम तक रहती हैं, और फिर अगर दोनों पैरेलल पोस्ट्स को हम देखेंगे तो वो हमारे लिए समझना भी ज़्यादा आसान होगा। सो लेट अस सी फर्स्ट टॉपिक, प्रेसिडेंट के पास कौन सी पावर है और गवर्नर के पास कौन सी पावर है। तो आर्टिकल 72 empowers president to grant pardon to persons who have been tried and convicted of any offence in all cases where the punishment sentence is for an offence against a union law। किसी यूनियन लॉ के अगेंस्ट अगर कोई सेंटेंस दिया गया है तो उसमें पार्डन करने का अधिकार जो है, मतलब क्षमा याचना जिसे बोलते हैं हिंदी में, तो वो करने का वो उसमें जो पनिशमेंट है, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उनको कम कर सकते हैं, पूरी तरीके से हटा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो उसे प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर में रखा गया है। तो अगर यूनियन लॉ के अगेंस्ट कोई ऐसा सेंटेंस सुनाया गया है तो वो व्यक्ति जो है वो प्रेसिडेंट से क्षमा याचना की पिटिशन या जो भी कहते हैं उसे, वो उसे दे सकते हैं। और पनिशमेंट और सेंटेंस इज बाय अ कोर्ट मार्शल और मिलिट्री कोर्ट। हम जानते हैं कि जो कोर्ट मार्शल है, मिलिट्री कोर्ट्स जो होती हैं वो बाकी कोर्ट से अलग होती हैं, तो अगर उसमें भी कोई ऐसा पनिशमेंट सेंटेंस है तो उसके लिए भी प्रेसिडेंट के पास पार्डन के लिए आ सकती है। और सेंटेंस इज अ सेंटेंस ऑफ डेथ, यानी कि जब मृत्यु दंड सुनाया गया हो तो भी प्रेसिडेंट से क्षमा याचना की जा सकती है। अब गवर्नर के केस में क्या है, अंडर आर्टिकल 161 द गवर्नर ऑफ अ स्टेट ऑल्सो पजेस द पार्डनिंग पावर। ये आर्टिकल्स हमें ध्यान रखने हैं कि आर्टिकल 72 के अंदर प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर्स हैं और अंडर आर्टिकल 161 गवर्नर के पास पार्डनिंग पावर्स हैं। बट द पार्डनिंग पावर्स ऑफ द गवर्नर डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द प्रेसिडेंट इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट्स। प्रेसिडेंट कैन पार्डन सेंटेंसेस इन्फ्लिक्टेड बाय कोर्ट मार्शल वाइल द गवर्नर कैन नॉट। तो मतलब जो हमारे प्रेसिडेंट है, कोर्ट मार्शल में जो भी सेंटेंस है या यूनियन लॉ जो हमारा कोर्ट मार्शल है, प्रेसिडेंट के पास तो पावर है कि वो उस पे अपना रेमिशन कर सकते हैं या कोई भी क्षमा याचना उनके पास जा सकती है। लेकिन गवर्नर के पास कोर्ट मार्शल ने, अगर कोर्ट मार्शल ने किसी को सुनाया है, अपना कन्विक्ट किया है, तो वो व्यक्ति जो है गवर्नर से अपनी क्षमा याचना नहीं कर सकता। And president can pardon death sentence while governor cannot. This is the most important thing you have to remember कि president जो है वो अगर डेथ सेंटेंस है तो उसको पार्डन कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर ऐसे डेथ सेंटेंसेस को पार्डन नहीं कर सकता। तो गवर्नर के पास कोर्ट मार्शल से में अगर किसी को सेंटेंस दिया गया है तो वो उसे पार्डन नहीं कर सकते और ना ही डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सकते हैं। इवन इफ अ स्टेट लॉ प्रेस्क्राइब्स डेथ सेंटेंस, द पावर्स टू ग्रांट पार्डन लाइक विद द प्रेसिडेंट एंड नॉट टू द गवर्नर। तो मान लीजिए अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट स्टेट हाई कोर्ट ने अगर कुछ डेथ सेंटेंस दिया है तो उसके लिए भी, या अगर स्टेट लॉज के अंदर, स्टेट लॉज के थ्रू ये जो डेथ सेंटेंस है वो प्रेस्क्राइब किया गया है, तो भी गवर्नर जो है वो पार्डन नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट्स इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। तो जो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और गवर्नर की पार्डनिंग पावर उससे कैसे डिफरेंट है ये देखते हैं। तो पार्डन मतलब इट रिमूव्स बोथ द सेंटेंस एंड द कन्विक्शन एंड कम्प्लीटली एब्सॉल्व्स द कन्विक्ट फ्रॉम ऑल सेंटेंसेस, पनिशमेंट्स एंड डिस्क्वालिफिकेशंस। तो मान लीजिए कि किसी को डेथ सेंटेंस सुनाया गया है और उस जो भी उस पर कन्विक्शन, जिस भी चीज़ के लिए उसको कन्विक्ट किया गया है, कन्विक्ट करना क्या होता है कि आप कोर्ट में गए, आपके ऊपर प्रोसीडिंग्स चली, उसके बाद जज ने आपको जजमेंट सुना दिया कि आपने ये चीज़ की है, तो मतलब आप उस क्राइम के कन्विक्ट हो जाते हैं। ये होता है मतलब कन्विक्शन का। नाउ अगर आपके ऊपर ऐसा कोई सेंटेंस कन्विक्शन लगा हुआ है तो पार्डन में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है हमारे वो उसको पूरी तरीके से हटा सकते हैं, कोई भी पनिशमेंट को या डिस्क्वालिफिकेशंस को, राइट। कम्यूटेशन, इट डिनोट्स द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ द पनिशमेंट फॉर अ लाइटर फॉर्म। लाइक आपको अगर 10 साल की सज़ा सुनाई गई है तो उसे कम करके 7 साल की सज़ा कर दी जाए तो वो चीज़ होती है कम्यूटेशन। मतलब आपको एक भारी भरकम सज़ा सुनाई गई थी और उसको एक लाइटर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो होता है commutation. Next is remission. It implies
रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए आपको डेथ सेंटेंस दिया, सॉरी आपको एक डिफरेंस बता देती हूँ कम्यूटेशन और रेमिशन में। मान लीजिए आपको मृत्युदंड दिया गया था और उसको करके आजीवन कारावास में चेंज कर दिया गया है, तो ये क्या होता है कि ये कम्यूटेशन हुआ, मृत्युदंड को चेंज करके उसको आजीवन कारावास में चेंज कर दिया गया। तो ये जैसे कि इसका मैं आपको वर्ड बता देती हूँ, लाइक अगर आपको डेथ सेंटेंस दिया गया था और उसको आपको चेंज करके वो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो कम्यूटेशन हो गया। और रेमिशन में क्या हुआ कि 10 इयर्स का जो, मान लीजिए 10 इयर्स का टेन्योर था कंप्लीट करने का उसको, और उसको लाइटर करके 7 इयर्स कर दिया गया। तो जो पनिशमेंट का कैरेक्टर था वो इम्प्रिजनमेंट ही है, लेकिन उसका जो ड्यूरेशन था उसको कम कर दिया गया। नेक्स्ट इज रिस्पाइट। इट डिनोट्स अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ ओरिजिनली अवॉर्डेड ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट सच एज फिजिकल एंड डिसेबिलिटी ऑफ कन्विक्ट और द प्रेगनेंसी ऑफ अ वुमेन ऑफेंडर। मान लीजिए कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है और कोई प्रेग्नेंट लेडी है जिन्होंने क्राइम अटेम्प्ट किया है और उनको इस चीज़ के लिए कन्विक्ट किया गया है, तो फिर उनके फिजिकल डिसेबिलिटी को देखते हुए या फिर उसके जो भी वुमेन ऑफेंडर हैं उनके उस स्टेज को देखते हुए सेंटेंस को लेसर कर दिया जाए, जो ओरिजिनल सेंटेंस है उसको देख उसके कंपैरिजन में, तो उस चीज़ को रेस्पाइट कहते हैं। नेक्स्ट इज reprieve. It implies a stay of the execution of a sentence, especially that of death for a temporary period. तो मान लीजिए आपको डेथ सेंटेंस, आपको मान लीजिए किसी क्रिमिनल को डेथ सेंटेंस सुनाया गया है और उसकी डेथ सेंटेंस पे थोड़ा स्टे लगा दिया जाए तो उसको रिप्राइव कहते हैं। मान लीजिए किसी केस में एक व्यक्ति को डेथ सेंटेंस सुना दिया गया है और फिर भी वो उसमें कुछ नए गवाह लेकर आना चाहता है, सबूत लेकर आना चाहता है, तो इन सब चीज़ों के लिए उसको थोड़ा टाइम दे दिया जाए, या किसी और रीजंस की वजह से टेम्पररी पीरियड के लिए अगर उसको रोक दिया जाए तो वो रिप्राइव करना होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। पार्डन, डेथ सेंटेंस या किसी भी और सेंटेंस को फुल्ली आपको हटा दिया जाए और सारे डिस्क्वालिफिकेशन हटा दिया जाए तो दैट इज पार्डन। ये ऐसे ही नहीं होता है, किसी ना किसी बेसिस पे किया जाता है। नेक्स्ट इज कम्यूटेशन, मतलब एक आपको जैसे मैंने बताया कि लाइटर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लाइक अगर आपको जैसे कि लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दिया हुआ है और उसको कम करके 7 to 8 ईयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो हो गया कम्यूटेशन। उसका फॉर्म वही रह सकता है या फॉर्म चेंज हो सकता है, लाइक लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट डेथ सेंटेंस था उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया, ऐसी चीज़ें। और रेमिशन क्या है, इसमें जो आपका सज़ा का या फिर पनिशमेंट का जो फॉर्म है वो चेंज नहीं होगा, उसका ड्यूरेशन कम किया जा सकता है। और रेस्पाइट में क्या होता है कि फिजिकल डिसेबिलिटी को देखते हुए जो ओरिजिनल सेंटेंस था उसकी जगह पर कोई लेसर सेंटेंस अवॉर्ड किया जाए, तो ये होता है रेस्पाइट। और रिप्राइव, आपके जो डेथ सेंटेंसेस होते हैं इनमें बेसिकली स्टे लगा देना ही टेम्पररी पीरियड के लिए वो रिप्राइव होता है। अब ये पार्डनिंग पावर्स आपके रिट्स पे होने चाहिए प्रेसिडेंट की, बिकॉज आप इसको कहीं पर भी आराम से यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर प्री में भी पूछा जाए तो सेंटेंसेस के फॉर्म में, तो आप उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। गवर्नर कैन ऑल्सो ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव्स, रिस्पाइट्स एंड रेमिशन ऑफ द पनिशमेंट और सस्पेंड, रेमिट एंड कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट अ स्टेट लॉ। ओके, तो यहाँ पर गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स में बताया गया है कि गवर्नर भी पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रिस्पाइट भी कर सकते हैं और रेमिशन भी कर सकते हैं, या सस्पेंड कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, अगर वो स्टेट लॉ के अंदर आता है तो। हाउएवर द गवर्नर कैन सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट अ डेथ सेंटेंस। रेमिट कर सकते हैं डेथ सेंटेंस को या कम्यूट कर सकते हैं, लेकिन उनको पूरी तरीके से ये डेथ सेंटेंस को हटाने की पावर नहीं है। यहाँ पर हमने देखा कि प्रेसिडेंट के पास पार्डन करने की पावर है, चाहे वो स्टेट लॉ के अंदर आए या यूनियन लॉ के अंदर आए या मार्शल लॉ के अंदर आए, लेकिन गवर्नर के पास डेथ सेंटेंस को सिर्फ सस्पेंड करने की पावर है, रेमिट करने की पावर है, कम्यूट करने की पावर है। पूरी तरीके से पार्डन करने की पावर डेथ सेंटेंस को गवर्नर के पास नहीं है। सो नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कंपैरिजन बिटवीन पार्डनिंग पावर ऑफ इंडिया एंड यूएस प्रेसिडेंट। जो हमारे जो इंडियन प्रेसिडेंट हैं और जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उन
के जो पार्डनिंग पावर है उसको कंपेयर किया गया है। तो यूएस प्रेसिडेंट ने रिसेंटली अपनी पार्डनिंग पावर को यूज़ किया है अपने फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र पर। यूएस प्रेसिडेंट हैज़ द ये यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र पर उन्होंने अपनी पार्डनिंग पावर को यूज़ किया है। यूएस प्रेसिडेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू पार्डन और कम्यूट सेंटेंसेस रिलेटेड टू फेडरल क्राइम्स एंड इट्स ग्रांटेड विदाउट लिमिट। मतलब इस पर कोई लिमिट या रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है और उसको कोई भी रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन हमारे यहाँ पर जो पार्डनिंग पावर्स हैं प्रेसिडेंट की, वो 5 टाइप्स की हैं और हमारे प्रेसिडेंट को पार्डन और कम्यूट करने के अलावा भी बहुत सारी पावर्स दी गई हैं, लाइक रेमिशन, रिस्पाइट, रिप्राइव। ये सारी पावर्स जो हैं वो यूएस प्रेसिडेंट के पास नहीं है। उनके पास पार्डन और कम्यूट करने की पावर है, लेकिन उनकी जो पावर है वो कभी रेस्ट्रिक्ट नहीं की जा सकती, ग्रांटेड विदाउट लिमिट है। यहाँ पर पार्डनिंग पावर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार चेक की जाती हैं, लाइक अगर बहुत ज़्यादा सोशल प्रेशर है तो जो हमारे प्रेसिडेंट है वो कभी पार्डन नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन यूएस प्रेसिडेंट के पास इस तरीके के कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। However, the President of India has to act on the advice of the Cabinet. आर्टिकल 72 में लिखा हुआ है, ये हम सभी जानते हैं कि एक्चुअल जो प्रेसिडेंट का काम है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। लेकिन ये जो एडवाइस करने वाली चीज़ हमारे यहाँ पर हर जगह पे ऐड की हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट है, ना कि प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है। तो इस वजह से यहाँ पर हमें यूएस प्रेसिडेंट और इंडियन प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर्स हैं उनमें ये कंपैरिजन देखने को मिलता है। ही हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइज, रिस्पाइट्स और रेमिशन ऑफ पनिशमेंट, जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर, जिसमें हमने देखा कि ये न्यूज़ में क्यों है, और उसके बाद आर्टिकल 72, आर्टिकल 61 के बारे में हमने देखा। उसके बाद कौन कौन सी 5 पावर्स हैं जो गवर्नर के पास हैं, मगर रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म में है, वो सिर्फ स्टेट लॉज पर ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हमने देखी, और यूएस प्रेसिडेंट और इंडियन प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर्स हैं उनमें कंपैरिजन भी देखा। सो अब नेक्स्ट आते हैं सब categorization of OBCs. Recently, the Union Cabinet approved the term of a commission to examine the issues of sub-categorizations of other backward classes. तो OBCs में फर्दर जो सब कैटेगराइजेशन चल रहा है उसके लिए जो कमीशन बनाया गया था उसके टर्म को और एक्सटेंड कर दिया गया है। लाइक जो क्रीमी लेयर निकालने की बात होती है, और उसमें भी बहुत सारे कैटेगरीज आते हैं। 8 लाख पर एनम वाला जो एक सेक्शन आता है ओबीसीज में, उन सबको सेग्रीगेट जो किया जा रहा है उसके लिए जो कमीशन बनाया गया उसके टर्म को यूनियन कैबिनेट ने और एक्सटेंड कर दिया गया है कि उनके जो इश्यूज हैं सब कैटेगराइजेशन के उसको अच्छे से टैकल किया जा सके। तो कंडीशंस फॉर रिजर्वेशन लेड डाउन इन इंदिरा शॉने केस, यहाँ पर एक अलग से इंफॉर्मेशन दी गई है। रिजर्वेशन टू सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, ओके, एंड 50% कैप होना चाहिए वर्टिकल रिजर्वेशन पे। मतलब जितनी भी आपको ये जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है ओवरऑल सोसाइटल टर्म्स को मिलाते हुए वो 50% को एक्सीड नहीं करेगा। लाइक 27% आप देखते हैं कि ओबीसीज को दिया गया है, फिर 7% और उसमें ऐड कर दीजिए 10% ईडब्ल्यूएस को दिया गया है। तो इस तरीके से ये जो कैप है ये 50% का दिया गया है। 50% से ज़्यादा जो है वो वर्टिकल रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। क्रीमी लेयर मस्ट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बैकवर्ड क्लासेस, उसमें से जो क्रीमी लेयर है ना ओबीसी सेक्शन से, उसको एक्सक्लूड करना है। और देयर शुड बी नो रिजर्वेशन इन द प्रमोशंस, मतलब कि आप डिफरेंट एग्जामिनेशंस देखते होंगे उनमें इनके लिए इतनी रिजर्व सीट्स है, इतनी रिजर्व सीट्स है। तो ये सिर्फ सिलेक्शन प्रोसेस तक ही रिजर्वेशन होना चाहिए, प्रमोशन प्रोसेस में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। वहाँ पे सिर्फ उनके काम पे उनको जज किया जाए, ना कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया जाए। अब ये मोर अबाउट न्यूज़, ये न्यूज़ में क्यों है? कमीशन हेडेड बाय जस्टिस जी रोहिणी रिटायर्ड वाज फॉर्म्ड इन 2017। ये जिस कमीशन की बात हो रही है जिसके टर्म को एक्सटेंड किया गया, तो वो कमीशन हेडेड बाय जी रोहिणी वाज फॉर्म्ड इन
2017. It has been set up under Article 340 that empowers President to appoint a commission to investigate conditions of backward classes. तो आर्टिकल 240, ये जो डिफरेंट आर्टिकल्स हम डिस्कस करते हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आप पूरे 400 समथिंग आर्टिकल्स लर्न नहीं कर सकते, लेकिन जो आर्टिकल्स बर्निंग इश्यूज़ के साथ आते हैं, करंट अफेयर्स में हम जिन आर्टिकल्स को डील करते हैं वो आर्टिकल्स आपके टिप पे होने चाहिए. तो इनमें से ही एक है आर्टिकल 340 दैट एम्पावर्स प्रेसिडेंट कि वो ऐसे कमीशन को अपॉइंट करें जो बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशंस पर इन्वेस्टिगेशन करें. अब इसके लिए एक बैकग्राउंड, ये अगर आपने एम लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो उसमें काफ़ी अच्छे से इसे पढ़ा होगा. मंडल कमीशन इन 1990 द यूनियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड दैट other backward classes, that is OBCs, would get 20% रिजर्वेशन, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हों या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हों, दोनों में ही उन्हें 27% का जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा. और ये कहाँ मेंशन है? आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में. द डिसीजन वाज बेस्ड ऑन मंडल कमीशन रिपोर्ट 1980 और इसे सेटअप किया गया था 1979 में, जिसे बीपी मंडल चेयर कर रहे थे. The mandate of Mandal Commission was identify socially और educationally backward class, और इनकी जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसे एड्रेस करना इनका काम था. आपको याद रखनी है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट कब आई थी? 1980 में, और इस कमीशन को सेटअप किया गया था 1979 में, जिसके चेयरमैन थे बीपी मंडल, और इन्हीं के नाम पे इस कमीशन का नाम मंडल कमीशन था. और जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं उसे एड्रेस करना इनका काम था. द रिकमेंडेशन फॉर ओबीसी रिजर्वेशंस इन सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1992 while the education quota came into force in 2006 under the article 15 clause 4 of the constitution. So ये जो ओबीसी रिजर्वेशन था सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में वो 1992 में ही इम्प्लीमेंट हो गया था, लेकिन ये जो एजुकेशन कोटा देने वाली बात थी वो 2006 से फोर्स में आई थी, और इसके लिए आर्टिकल 15 क्लॉज 4 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. तो आप इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल डिफ्रेंशिएट अलग अलग रखिए. सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में 27% का जो रिजर्वेशन है वो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में मेंशन है, और एजुकेशनल कोटा देने वाली बात जो है वो 2006 से फोर्स में आई, और ये आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में मेंशन है. To ensure that benefits of recommendations of the Mandal Commission were located down to the most backward communities, the creamy layer criteria was invoked by the Supreme Court in ruling called the Indira Shawne Judgment 1992. तो जी जो इंदिरा शॉने का जजमेंट आया था 1992 में, उसमें से जो क्रीमी लेयर है ना उनको अदर बेनिफिट्स ना मिले, ये इंश्योर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा शॉने जजमेंट की जो इम्प्लीमेंटेशंस थी उनको इन्वोक किया. A household with an annual income of rupees 8 lakh or above is classified as belonging to the creamy layer. We know that ये जो कैप है 8 लाख का, ये टाइम पे चेंज होता रहता है. पार्लियामेंट इसको डिसाइड करती है कि कौन से एनुअल इनकम वाले ओबीसीज हैं जो क्रीमी लेयर में आएंगे, और ये जो ओबीसीज हैं जिनकी एनुअल इनकम जो है वो 8 लाख से अबव है वो क्रीमी लेयर की तरह क्लासिफाइड होंगे, और ये रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे. वैसे तो और भी क्राइटेरिया है क्रीमी लेयर के लिए, लाइक आप सिविल सर्विसेज में नहीं होने चाहिए, बहुत से ऐसे डिफेंस जॉब्स हैं जिनमें आप नहीं होने चाहिए. ये सारा जो पूरा क्राइटेरिया है ये ओबीसीज के लिए रखा गया है. नाउ नेक्स्ट इज आइडिया ऑफ सब कैटेगराइजेशन. तो ये जो आइडिया है सब कैटेगराइजेशन का उससे अच्छे से देखते हैं. द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन रिपोर्ट ऑफ 1955 हैज प्रपोज सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज इनटू बैकवर्ड एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड कम्युनिटीज. तो देखिए क्या यहाँ पर जो हमने देखा मंडल कमीशन की रिपोर्ट वो स्पेसिफिकली सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को अलग करता है, जबकि यहाँ पर जिस कमीशन की बात हो रही है दैट इज फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन की जो रिपोर्ट है ये दोनों में काफ़ी डिफरेंस है. ये रिपोर्ट पहले आई थी 1955 में, जबकि जो नेक्स्ट
मंडल कमीशन की रिपोर्ट है ये 1980 में आई थी, तो दोनों के जो बातें कही गई वो बिल्कुल अलग हैं, इसलिए आप उन्हें मिक्स मत करिएगा। इन द मंडल कमीशन रिपोर्ट ऑफ 1979 और डिसेंट नोट बाय मेंबर LR नाइक, ये जो मंडल कमीशन था उसके एक मेंबर थे LR नाइक, उन्होंने कहा कि ये जो सेप कैटेगराइजेशन है ये इंटरमीडिएट और डिप्रेस्ड क्लासेस इस तरीके से किया जाना चाहिए। मतलब कि इनका जो सेग्रीगेशन है ये इंटरमीडिएट क्लास और डिप्रेस्ड बैकवर्ड क्लास दो तरीके से कर दिया जाए। और in 2015 National Commission for Backward Classes has proposed OBCs be divided into the following three categories। ध्यान से देखिए, मंडल कमीशन की रिपोर्ट ने कहा कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में से क्रीमी लेयर हटा दीजिए। ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी 1980 में, राइट। 1955 में फर्स्ट बैकवर्ड क्लास की जो कमीशन आई थी इसने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, बैकवर्ड एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड कम्युनिटीज, राइट। मंडल कमीशन ने दोनों को अलग करने की बात की, क्रीमी लेयर को अलग कर दिया जाए, जबकि जो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट थी उसने बैकवर्ड क्लास सेक्शन को सिर्फ दो पार्ट्स में डिवाइड किया, किसी को हटाने की बात नहीं की बैकवर्ड क्लास और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास कम्युनिटीज में। और LR नाइक जो कि मेंबर थे मंडल कमीशन के, उन्होंने इसे इंटरमीडिएट और डिप्रेस्ड बैकवर्ड क्लासेस में बांटा, जबकि NCBC दैट इज नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने प्रपोज किया कि इन्हें 3 टर्म्स में डिवाइड करना चाहिए, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस जिसे EBC ग्रुप A कहा गया, जो कि जो सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस फेस कर रहे हैं इवन विद इन द OBCs consisting of Aboriginal tribes, nomadic and semi-nomadic tribes who have been carrying on their traditional occupations। Like बहुत सारे लोग एक ही occupation को carry करते हैं जिसके basis पे फिर वो उनकी एक traditional occupation बन जाता है, काफ़ी टाइम से वो वही काम कर रहे होते हैं। और ऐसे लोग जो कि सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस फेस कर रहे हैं, OBC हैं, और जो कि एबोरिजिनल ट्राइब्स हैं या नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं और अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को फॉलो कर रहे हैं, तो वो सारे लोग जो होंगे वो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस या EBC ग्रुप A में आएंगे। नेक्स्ट इज मोर बैकवर्ड क्लासेस MBC ग्रुप B। इनमें वो लोग आएंगे जो वोकेशनल ग्रुप्स हैं और अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर दो चीज़ों का मिक्स था, जबकि यहाँ पर सिर्फ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन की बात हो रही है। और बैकवर्ड क्लासेस BC ग्रुप C में वो लोग आएंगे जो इन दोनों के कंपैरिजन में थोड़े एडवांस्ड है। दे आर बिलोंगिंग टू द ग्रुप ऑफ OBCs बट आर in some manner they are advanced to extremely backward classes and more backward classes. So this was the segregation done by NCBC in 2015. It was not done, it was proposed by NCBC in 2015. So according to NCBC, 11 states, Andhra Pradesh, Telangana, Puducherry, Karnataka, Haryana, Jharkhand, West Bengal, Bihar, Maharashtra, Rajasthan and Tamil Nadu have sub-categorized OBC for reservation in state government-owned institutions. So 2015 की जो NCBC की रिपोर्ट थी उसके बेसिस पे ये जो 11 स्टेट जिसके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं उन्होंने सब कैटेगराइजेशन किया OBCs का रिजर्वेशन के लिए। और सारे ही स्टेट गवर्नमेंट्स की जो उन्होंने जो भी इसका स्ट्रक्चर बनाया वो सारे ही स्टेट्स में अलग अलग देखने को मिलता है। अब ये NCBC के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस अंडर आर्टिकल 338 National Commission of Scheduled Caste that address the grievances of OBCs। So OBC से रिलेटेड जितने भी grievances हैं वो आर्टिकल वो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट डिस्कस करता है और ये आर्टिकल 338 में मेंशन है, इसलिए NCBC एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। The present NCBC set up under the National Commission for Backward Classes Act 1993 as Article 338B of the Constitution can only recommend inclusion and exclusion of the castes from the OBC list and the level of income that cuts off the creamy layer among these castes from the benefits of reservation। किया गया था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 1993। ये आर्टिकल जो था 338B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसके तहत ये बनाया गया।
अब देखिए, ये सिर्फ रेकमेंड करेगा इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ कास्ट को, मतलब कि कौन सी ऐसी कास्ट हैं जो ओबीसी में रहेंगी और कौन सी नहीं। इसी के चलते जो क्रीमी लेयर वाला पोर्शन था उससे एक्सक्लूड कर दिया गया फ्रॉम द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन। उसके बाद 123rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया, जो कि 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बना, दैट एम्स टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू एनसीबीसी एंड दैट विल गिव इट द पावर to akin the condition of socially and economically backward classes. The function performed by NCSC will now get transferred to the new panel. तो अब ये जो बिल होता है ये एक्ट कब बनता है? जब वो पार्लियामेंट में लाया गया, टेबल पर रखा गया, उस पर डिस्कशन हुए और उसे प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाता है तो वो बिल एक्ट बन जाता है। और जब उस एक्ट को फर्दर अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आर्टिकल के अंडर, तो वो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल बन जाता है। तो इस तरीके से ये जो एनसीबीसी है वो लाया गया था कमीशन ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के थ्रू, और उसके बाद उसके जो फंक्शंस थे एनसीएससी के फिर वो नए पैनल में ट्रांसफ़र हो गए और वो एनसीबीसी के फॉर्म में सामने हैं हमारे। और ये जो चेंजेस किए गए आर्टिकल 342A और आर्टिकल 336 में, वो भी यहाँ पर बताया गया है कि जो आर्टिकल 342A है वो रिलेट करता है सेंट्रल लिस्ट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस से। द डेफिनेशन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अनलेस स्पेसिफिकली स्टेटेड अदरवाइज। तो उन सारी चीज़ों की डेफिनेशन को वो कंटेन किया करता है जब तक कि कहीं पर स्पेसिफिकली उसकी डेफिनेशन को अलग तरीके से मेंशन ना किया जाए। Now, under the Act, NCBC will comprise of 5 members. 5 members होंगे इसके, जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, और इनकी टेन्योर और कंडीशंस ऑफ सर्विसेज क्या होंगी वो भी प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेंगे। अब इनके की फंक्शंस क्या हैं? ये ग्रीवेंसेस को सेटल करेंगे कि अगर कैसे ग्रीवेंसेस को, तो अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है रिजर्वेशन या इनकम इकोनॉमी से रिलेटेड कोई ग्रीवेंस है, वायलेंस हो रहा है ओबीसी से रिलेटेड, और इन सब चीज़ों को देखते हुए जो लोग हैं वो कमीशन में जा सकते हैं। और ये एक्ट प्रपोज करेगा कमीशन को कि वो इंक्वायर करें कंप्लेंट्स में जो कि राइट्स के वायलेशन से आ रही हैं या फिर वो डिप्राइवेशन ऑफ राइट्स को सेफगार्ड करें। और इनके पास पावर होगा सिविल कोर्ट का, ये सूट ट्राई कर सकते हैं, समन कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकते हैं, और ये एफिडेविट रिसीव कर सकते हैं एविडेंस के बेसिस पे। सो दिस इज अबाउट नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। नाउ लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडीड। यहाँ पर हमने देखा कि सब कैटेगराइजेशन कैसे किया गया है, और रिसेंटली ये जो कमीशन था उसका टर्म एक्सटेंड किया गया है जिसकी वजह से ये न्यूज़ में है। साथ ही इंदिरा शॉर्ने केस से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई थी। मंडल कमीशन के ने किस तरीके से सब कैटेगराइजेशन किया था, और उसके बाद जो हमारा एनसीबीसी ने कैसा कैटेगराइजेशन प्रपोज किया, इन दोनों का कंपैरिजन भी आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है ओबीसी की, तो देख लेते हैं ये क्या है। ओबीसी इज अ कलेक्टिव टर्म यूज्ड बाय गवर्नमेंट टू क्लासिफाई कास्ट विच आर एजुकेशनली और सोशली डिसएडवांटेज्ड। तो जिनको भी एजुकेशनली या सोशली डिसएडवांटेज है वो जो हैं वो ओबीसी कहलाएंगे। हमने देखा है कि एससीज और एसटीज शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स का अलग सेग्रीगेशन है, ओबीसीज का यहाँ पर अलग सेग्रीगेशन है। एंड ओबीसीज आर वास्टली हेट्रोजेनस ग्रुप्स, ये बहुत ही हेट्रोजेनस ग्रुप्स हैं, एक जैसे नहीं हैं, और इसमें बहुत सारी जाति हैं, सब कास्ट आते हैं जो सिग्निफिकेंटली वेरी करते हैं अपने सोसाइटल और इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे। इनमें से कुछ कास्ट होती हैं जो हाई कास्ट होती हैं, जो मतलब इकोनॉमिक स्टेटस उनका अच्छा होता है, सोसाइटल स्टेटस उनका अच्छा होता है, और कुछ का नहीं होता। फॉर इंस्टेंस ओबीसी इंक्लूड लैंड ओनिंग कम्युनिटीज बोथ नॉर्थ एंड साउथ इंडियन अलॉन्ग साइड poorer sections of society living in the subsistence labor।
तो हमने देखा है कि जो ओबीसीज हैं वो लैंड ओनिंग कम्युनिटीज भी हैं नॉर्थ और साउथ इंडिया में देखें तो, और पुअर सेक्शन भी है जो सोसाइटी सबसिस्टेंस लेबर हैं, ये सारे लोग भी ओबीसीज में आते हैं। और इसके बाद हमने रिसेंटली डिस्कस किया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। सो दिस इज डन, लेट अस कम टू आवर अनदर टॉपिक, दैट इज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाई इट इज इन न्यूज। सो हमारे जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने रिकमेंड किया है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है 1963 का, that should include more vernacular languages in governance and not just confined to Hindi and English। अब हमारे इंडिया में बोला जाता है कि कोस कोस पर वाणी बदल जाती है, मतलब भाषा चेंज हो जाती है। तो फिर हमारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो सिर्फ दो लैंग्वेजेस ही क्यों है, दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश। तो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने रिकमेंड किया है कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में अमेंडमेंट किया जाना चाहिए। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 ये बताता है कि ये जो लैंग्वेजेस हैं ये कहाँ पर यूज़ हो सकती हैं, लाइक जो भी यूनियन का ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ हो सकती हैं, जो पार्लियामेंट का डे टू डे और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस है वहाँ पर यूज़ हो सकता है, सेंट्रल और स्टेट एक्ट्स के लिए यूज़ हो सकता है, और हाई कोर्ट्स के कुछ पर्पसेस के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इस एक्ट के तहत हिंदी और इंग्लिश को स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करना चाहिए, जैसे कि रिजोल्यूशन है, रूल्स है, कोई जनरल ऑर्डर्स निकल के आ रहे हैं, प्रेसिडेंट का कोई नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है, प्रेस कम्युनिकेशन हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर रिपोर्ट्स हो रही हैं, लाइसेंसेस निकाले जा रहे हैं, टेंडर्स निकाले जा रहे हैं। तो इन सब की जो लैंग्वेज है वो ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए, दैट इज़ हिंदी और इंग्लिश। इम्पोर्टेशनल प्रोविजंस भी हैं ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड, जैसे कि पार्ट 17 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए आर्टिकल्स दिए हुए हैं, आर्टिकल 343 से 351, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज से डील कर सकते हैं। हमारे 8 शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 22 लैंग्वेजेस हैं, जो कि पहले 14 थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स के थ्रू बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भी ऐड कर दिया गया 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के अंडर। तो आपको ये याद रखना है कि 14 लैंग्वेजेस इनिशियली थी और बाकी लैंग्वेजेस को बाद में ऐड किया गया है थ्रू विच 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। आर्टिकल 343 क्लॉज 1 कहता है कि हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट शैल बी यूज्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। तो यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज जो होगी वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी हुई हिंदी होनी चाहिए। ये आर्टिकल 343 क्लॉज 1 है। में दिया हुआ है कि इंग्लिश जो है ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह कंटिन्यू रहेगी आफ्टर 25 जनवरी 1965 ऑल्सो। और उसके बाद आर्टिकल 343 क्लॉज 1 में दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट एक कमीशन बनाएंगे आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ 5 years ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 348 क्लॉज 1 में दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी सुप्रीम कोर्ट की और हर हाई कोर्ट की वो इंग्लिश लैंग्वेज में होंगी जब तक कि पार्लियामेंट कोई नया लॉ उसके लिए लेकर ना आए। आर्टिकल 351 में कहा गया कि हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट और उसके स्प्रेडिंग के लिए ये एक मीडियम की तरह काम करेगा एंड एक्सप्रेशंस फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। तो इंडिया के कंपोजिट कल्चर के लिए और मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए हिंदी लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस CIL के लिए। CIL इज द सबऑर्डिनेट ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। दिस इज इम्पॉर्टेंट। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है ये CIL। इट वॉज सेटअप इन 1969। इसका काम क्या है? कोऑर्डिनेट द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। इंडियन लैंग्वेज वो कोई भी इंडियन लैंग्वेज हो सकती है, नॉट ओनली हिंदी। प्रोटेक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स माइनर, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट करना इनका काम है। प्रमोट्स लिंग्विस्टिक हार्मनी, एक लिंग्विस्टिक हार्मनी लेकर आए।
by teaching 15 languages to non-native learners, advises and assists central as well as state governments in the matters of language. चाहे कोई भी लैंग्वेज से रिलेटेड मैटर हो, ये स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को एडवाइस कर सकती हैं, असिस्ट कर सकती हैं. और CIIL नंबर ऑफ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करता है, जैसे डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस सेंटर और नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज. ये सारी चीज़ें को ऑर्गेनाइज करना CIIL का काम है. आर्टिकल 344 कमीशन उन लोगों को कंसिस्ट करेगा जिसमें एक चेयरमैन होंगे और ऐसे मेंबर्स जो 8th शेड्यूल में स्पेसिफाई की हुई लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करेंगे. उन ऐसे लोगों को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं और ऑर्डर दे सकते हैं कि उनका डेफिनेट प्रोसीजर क्या होगा और कमीशन किस तरीके से काम करेगा. और कमीशन की ये ड्यूटी होगी कि वो डिफरेंट चीज़ों में प्रेसिडेंट को रिकमेंड करें. वो कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पर मेंशन की गई हैं. द प्रोग्रेसिव यूज़ ऑफ हिंदी लैंग्वेज. तो ऑफिशियल पर्पस के लिए, यूनियन के ऑफिशियल पर्पस के लिए हिंदी लैंग्वेज के यूज़ को प्रेफर किया जाना चाहिए. और इंग्लिश लैंग्वेज के यूज़ पर रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए ऑफिशियल पर्पस ऑफ यूनियन के लिए. द लैंग्वेज to be used for all or any of the purpose mentioned in Article 348. The form of numerals to be used for any one or more specified purposes of the union. तो वो कौन किस टाइप के न्यूमरल्स यूज करेंगे ये भी स्पेसिफाई करेंगे. और ऐसे मैटर्स जो कमीशन को प्रेसिडेंट के द्वारा रेफर किया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन से रिलेटेड, तो उसमें भी अपना रिकमेंडेशन देंगे. और जो लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन होगा यूनियन और स्टेट के बीच में या वन स्टेट और अनदर स्टेट के बीच में, उसमें भी ये रिकमेंडेशन दे सकते हैं. इट इज ऑल्सो मेंशन दैट कमिटी शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड कंसिस्टिंग ऑफ 30 मेंबर्स. इसमें 30 मेंबर्स होने चाहिए, जिनमें से 20 शैल बी द मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ द पीपल एंड 10 शैल बी द मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स. और ये इनकी ड्यूटी होगी कमिटी की कि वो एग्जामिन करें कमीशन के रिकमेंडेशंस को और रिपोर्ट करें प्रेसिडेंट को और अपना ओपिनियन दें. So this is about Official Language Commission, and it is all about the article that we were discussing, Official Languages Act 1963. So let us come to the next. Other important news. So उनमें सबसे पहला है राइट टू प्रोटेस्ट. सुप्रीम कोर्ट गेव अ वर्डिक्ट ऑन राइट टू प्रोटेस्ट versus right to mobility on a plea against blocking of road in Shaheen Bagh in Delhi over Citizenship Amendment Act protest. So हमने देखा कि ये जो रिसेंटली अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था, उसकी वजह से दिल्ली के लोगों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी. रोड्स ब्लॉक कर दी गई थी और काफ़ी सारे टेंट वेंट लगा के उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया था. और जो ट्रेसपासर्स का पूरा एरिया जो है वो कवर कर लिया था उन लोगों ने. तो उसी में सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया है राइट टू प्रोटेस्ट वर्सेस राइट टू मोबिलिटी के अगेंस्ट. इसी की वजह से ये न्यूज़ में है. और एक और इंस्टेंस यहाँ पर मेंशन किया गया है, फार्मर्स के पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो अपने सही चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करें. बट यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि in another instance Supreme Court said farmers have a constitutional right to continue with their absolutely perfect protest as long as their dissent against 3 controversial agricultural laws did not slip into violence. वो तब तक अपना जो प्रोटेस्ट है परफेक्ट, जिसे उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली परफेक्ट प्रोटेस्ट, उसको जारी रख सकते हैं. जो 3 कॉन्ट्रोवर्शियल लॉज हैं, 3 बिल्स ऑर्डिनेंसेस के फॉर्म में जो आए थे, फिर वो एक्ट बन गए, तो उनके अगेंस्ट वो तब तक अपना प्रोटेस्ट जारी रख सकते हैं जब तक कि वो एक वायलेंस का रूप ना ले ले. मतलब उससे बहुत ज़्यादा से लेकर बहुत ज़्यादा वायलेटिव ना हो वो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है. तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है राइट टू प्रोटेस्ट का, ये देखते हैं. सो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में कहा गया है कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, राइट टू डिमॉन्स्ट्रेशन एंड पिकेटिंग है, एंड नो राइट टू स्ट्राइक. हमारे पास स्ट्राइक करने का राइट नहीं है. आर्टिकल 19
क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में कहा गया कि राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, हम बिना किसी हथियार के असेंबल हो सकते हैं पीसफुली। और आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 2 एंड 3 में कहा गया कि पावर ऑफ स्टेट टू इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। ये सारे जो आर्टिकल्स हमें दिए हुए हैं इसके साथ कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं, कुछ ऐसे सर्टेन ग्राउंड्स दिए हुए हैं जिनके बेसिस पे स्टेट हम पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। सो दिस इज अबाउट राइट टू प्रोटेक्ट। लेट अस कम टू द नेक्स्ट, hate speech. Recently, hate speech is in news. Supreme Court in Amish Devgan versus Union of India case observed that hate speech repudiates right to equality in a polity committed to pluralism. एक तरीके के प्लूरलिज्म को वो बढ़ावा देती है hate speech। और इसमें की ऑब्जर्वेशंस जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया उसमें कहा गया है कि हेट स्पीच और फ्री स्पीच में डिफरेंस है। फ्री स्पीच में राइट टू कमेंट है, आप फेवर कर सकते हैं या क्रिटिसाइज कर सकते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज को। और हेट स्पीच क्या है कि आप एक तरीके का हेट स्प्रेड कर रहे हैं अगेन और एक टारगेट कम्युनिटी और ग्रुप को लेकर। तो ये इसमें बेसिक डिफरेंस बताया गया कि हेट स्पीच और फ्री स्पीच क्या है। हेट स्पीच हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन एनी लॉ इन इंडिया। किसी भी लॉ में हेट स्पीच को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन जो हेट स्पीच है वो जनरली इंसेंटिमेंट होती है प्राइमरी अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और डील करता है आईपीसी सेक्शंस लाइक 153A एंड 295A। दिस इज इम्पॉर्टेंट. This you can use in mains answers also whenever you get something related to it. सो आईपीसी के सेक्शंस 153A और 295A में हेट स्पीच के अगेंस्ट किस तरीके से टैकल करना है लोगों से वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट section 1 that we were dealing from the polity section. It is here we have now dealt with basic structure. So in our next video we will discuss functioning of the parliament or state or local government. Okay, so thanks for watching, and if you like this video do give it a thumbs up and don't forget to share with your friends and family and subscribe my channel. Thanks for watching.